नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल रोज़गार विद अंकित में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे आपके इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्योंकि देखो, थोड़े दिनों बाद में सब नॉर्मल होना है, एग्ज़ाम्स भी होंगे, सब कुछ होगा, तो आप घर पे रहिए, बिना टेंशन के पढ़िए। तो आज मैंने लेक्चर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है और जो मैंने अब नया पैटर्न किया है उसमें एक आएगा सबसे पहले कोट, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। और जो पुरानी वीडियो थी उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो पुराने लेक्चर को रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी से, ताकि आप आज के लेक्चर को और पुराने लेक्चर को कनेक्ट कर पाएँ। फिर आएगा आज का लेक्चर और जो वीडियो के लास्ट में होंगे दो वोकैबुलरी, दो शब्दार्थ होंगे, ताकि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है तो उसके लिए आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और बाद में होंगे फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, जो इस टाइम पे हम संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं, वो पूरी पॉलिटी में सबसे टफ माना जाता है। बट टफ माना जाता है, टफ अगर हम चाहें तो टफ हो सकता है, नहीं चाहें तो अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो टफ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का कोट देखते हैं कि मिस्टेक्स हैव द पावर टू टर्न यू इनटू समथिंग बेटर देन यू वर बिफोर। जो गलतियों में जो ताकत होती है, आपको पहले से बेहतर बनाने की ताकत होती है। कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये देख सकते हैं कि आपने कभी कोई एग्ज़ाम दिया हो और आपका कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया हो और आपका सिलेक्शन सिर्फ 1 मार्क्स से रह गया हो, तो आपको वो गलती पूरी लाइफ टाइम याद रहनी है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस इतनी करें कि मेन एग्ज़ाम में जाके गलती कम हो। तो इसी चीज़ को याद रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने कल एक वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाया था, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपको याद होगा, वरना रिवाइज कर लीजिएगा। एक यहाँ पे जो लिखने में मिस्टेक हो गई थी कि ये जो व्यापारिक मामले थे ये इधर लिख गया था और राजनीतिक मामले इधर लिख गया था। तो आप जो अब मैंने अपनी जो नोट्स है मैंने वहाँ पे करेक्ट कर लिया है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक पेपर काट के वहाँ पे चिपका दिया है। जो आपको इस टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। और आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि मैं जो अपने सारे नोट्स तैयार करती हूँ वो स्टैंडर्ड बुक से या सरकारी वेबसाइट से तैयार करती हूँ। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो वो अगली वीडियो में करेक्ट कर दी जाएगी। और अगर आप सारे लेक्चर्स देखते हैं तो कोई चांस नहीं है, बहुत ही कम कोई चांस है कि आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेक्चर पैटर्न को जैसे स्टार्टिंग में दिखाया है उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो थी अन्ना राजम मल्होत्रा। और मैं इसे कैसे याद रखती हूँ, आप भी याद रख सकते हैं, आपको अच्छा लगे, या अपनी कोई ट्रिक बनाइए। कि जो मेरे को, आपने अन्ना हजारे के बारे में सुना होगा, जो मेरे को अन्ना हजारे के बारे में पता चला था वो पता चला था 2011 में। अब 2011 में आता है 1-1, तो मैंने याद किया इसको ऐसे कि पहली महिला आईएएस अधिकारी स्वतंत्र भारत के बाद में थी अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना हजारे से ये मैंने ऐसे कनेक्ट किया इसको। तो आपको ये सही लगता है तो आप कनेक्ट कीजिए, वरना आप और किसी तरीके से कर सकते हैं। और कुछ लोगों में डाउट आ रहा था कि आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वो थी किरण बेदी, ये होता है पुलिस से रिलेटेड। आईपीएस की फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विसेज और आईएएस की फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और एक क्वेश्चन था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो किस साल में आईसीएस अधिकारी बने थे, तो इसका आंसर है 1920 में। ये आईसीएस और आईएएस एक ही है। आज़ादी से पहले आईएएस ऑफिसर्स को आईसीएस ऑफिसर बोला जाता था। स्वतंत्रता के बाद में भारत में इनका नाम बदल के आईएएस ऑफिसर रख दिया गया। उस टाइम पे नेताजी की रैंक आई थी 4th। पर 1920 में सिलेक्शन हुआ, 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने से पहले उन्होंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था और पत्र में लिखा था कि भैया मैं अपनी देश की सेवा करना चाहता हूँ और मेरे को देश की सेवा करके अच्छा लगेगा, तो मैं इसलिए ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल था कि कोई आईसीएस आईएएस की नौकरी पा पाए, क्योंकि जो था वो ब्रिटिशर्स का था, तो इंडियंस के पाने के लिए बहुत ही मुश्किल था। पर इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी थी लोक सेवा के लिए और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। तो अब
आगे वीडियो में बढ़ते हैं और पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि पिछले लेक्चर में क्या देखा था। हम देख रहे थे पिछले लेक्चर में कि जो विभिन्न घटनाओं का हमारे संविधान पे क्या प्रभाव रहा है। तो इसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था इसको, एक कंपनी का शासन था और एक ताज का शासन था। ये कंपनी का शासन था 1773 से 1858 तक। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ये हमने पढ़ा था। इसमें केंद्रीयकरण की प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, जिसका करेक्शन हमने आज इसी वीडियो में किया है। तो आप भी अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो उसे करेक्ट कर दीजिएगा, और अगर नोट्स बनाने वाले हैं तो यहाँ से सही नोट्स बनाइएगा। और चार्टर अधिनियम के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने बोला था कि यहाँ पे हुआ था एक 1857 की क्रांति, उसके बाद में आया था एक ताज का शासन। तो हम वीडियो में 1857 की क्रांति और ताज के शासन के बारे में पढ़ेंगे। ताज के शासन में पढ़ेंगे 1858 का भारतीय अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ेंगे, और जिसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को GOI एक्ट 1919, और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फिर जितनी लड़ाई थी, जितने लोगों ने प्रताड़नाएं यातनाएं सही हैं, वो सही थी आज़ादी के लिए, आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अगर कुछ पोर्शन रह जाता है तो कल नेक्स्ट वीडियो में सारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ताज का शासन है 1858 से 1947 तक। अब ये उससे पहले था कंपनी का शासन 1858 तक। तो वो कंपनी से ताज कैसे आया, तो इसकी स्टोरी देखते हैं एक कहानी की तरह, ना कि एक कुछ फैक्ट याद करना है हमें, इस हिसाब से देखें। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुई थी, वो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ यूपी में। तो मैं यहाँ पे आपको कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा हिस्ट्री भी पॉलिटी के साथ में रिलेट करा दूँ, बट पूरी हिस्ट्री यहाँ पे ला के रखना पॉलिटी में हो नहीं सकता है, खिचड़ी बन जाएगी, और ना ही वो पॉसिबल है कि हिस्ट्री पॉलिटी एक साथ पढ़ा दी जाए। यहाँ पे हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हल्का सा देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति से लोगों ने भाग लिया था उसमें, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफत कर दी थी, बिगुल बजा दिया था और उनको बता दिया था कि भाई आपके अत्याचार अब बहुत हो गए, अब हमें अपना अधिकार चाहिए, अब हम नहीं सह सकते। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, आपने बहुत नाम सुने होंगे, मंगल पांडे, इन्होंने सबने भाग लिया था। और आगे आप अगर 1857 की रिवोल्ट के बारे में और थोड़ा जानना चाहते हैं तो इसका एक है राज्यसभा टीवी, एक सरकारी चैनल है, कोई प्राइवेट चैनल नहीं है। राज्यसभा टीवी पे एक प्रोग्राम आता है विशेष, आप RSTV विशेष 10 मई 2019 को अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगी। 30 मिनट की वीडियो है, आप देखिए, मूवी की तरह लगेगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मत देखिएगा, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, अगर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो वो देख सकता है। तो ये जो 1857 की क्रांति थी, अंग्रेज इसके बारे में किसी को बात करने नहीं देते थे, भारत में किसी को परमिशन नहीं थी कि कोई इसके बारे में बात कर सके। बट एक 25 साल के युवक ने, वो जी हाँ 25 साल के युवक ने, वो थे वीर विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने, सोचिए आप, इतनी कम उम्र में एक बुक लिखी थी 1857 का स्वातंत्र्य समर, और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक उन्होंने बड़ी चोरी छिपके से लिखी थी। उस टाइम पे सारी पाबंदियाँ थी कि कोई बुक नहीं लिख सकता है सरकार के खिलाफ, और ये बुक रिलीज़ भी नहीं हो पाई थी। ये 1947 भारत आज़ाद हुआ तब उसके बाद में रिलीज़ हुई थी, पर इसे चोरी छुप के लोगों में बांटा जाता था और लोगों को बताया जाता था कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कैसे कहा गया। तो सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। किसने कहा? वीर विनायक दामोदर सावरकर ने। अपनी किस पुस्तक में कहा? 1857 का स्वातंत्र्य समर। और यह पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई है। ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है मराठी भाषा में।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और इसे 1857 की जो क्रांति है इसे सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सिपाही थे उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारी नीतियां नहीं मानेंगे और हम आपका ऑर्डर नहीं सहेंगे। अत्याचार अब बहुत होता है, कभी ना कभी तो लोगों का अत्याचार निकलेगा ही, आप कितना दबा सकते हो, एक लिमिट होती है। तो इसीलिए सिपाहियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए सिपाही म्यूटनी और सिपाही विद्रोह भी इसे कहा जाता है। तो अब 1857 की क्रांति हो गई। अब उसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार है, अब उसे लगा कि भाई भारत में तो शासन करना बहुत मुश्किल है, अब यहाँ के लोग तो क्रांति करना सीख गए हैं बड़े स्तर पर, वो भी काफ़ी, उसमें बहुत सारे भारत में कई कई क्षेत्रों से उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब लोगों को ये बहलाना शुरू कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को नहीं लॉलीपॉप दिया और बहलाते रहो, बच्चे को चलाते रहो। तो अंग्रेजों ने भी यही नीति सोची कि ऐसे करते रहेंगे हम और इनको ऐसे बहलाते रहेंगे। तो जो भारत के शासन, इन्होंने कहा कि अब हम आपके शासन को ना अच्छा बनाएंगे, गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन करेंगे। तो जो 1858 के अधिनियम को भी ये भी कहा जाता है कि अच्छा बनाने वाला अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद में लॉलीपॉप देनी शुरू कर दिया कि भाई चलो 1858 का अच्छा बनाने वाला अधिनियम ला के दिखाते हैं आपको। और इस अधिनियम में हम आपको क्या दिखाएंगे कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब हम उसे ख़त्म कर देते हैं, छोड़ो, अब उस कंपनी का कोई मतलब नहीं है, अब हम आप पे शासन करेंगे सीधा ब्रिटेन से। देखिए, गवर्नर, क्षेत्र, राजस्व की शक्तियां सीधी ब्रिटिश राजशाही को चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि देखो हम आप पे सीधा शासन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम अच्छा शासन करते हैं। तो वो तो आपको पता है और आगे वीडियो में पता चलेगा कि क्या अच्छा शासन किया था उन्होंने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप ये साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। 1858 अच्छा बनाने वाला अधिनियम और ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया समाप्त और सारी जो शक्तियाँ थी वो चली गई ब्रिटिश राजशाही को। और इसकी विशेषताएं देखते हैं कि 1858 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। अब बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया तो उसके अब पावर हैं, उसके जो काम है, जो उसके फंक्शन है वो किसी को तो मिलेंगे, तो वो मिले महारानी विक्टोरिया को। जो भारत का शासन था वो सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया और जो गवर्नर जनरल थे उनका पद नाम, उनका नेम बदल के नया नोमेनक्लेचर कर दिया और उसको बना दिया भारत का वाइसरॉय। तो जो प्रथम वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे प्रथम वाइसरॉय? मेरे साथ में बोलिएगा आप, लॉर्ड कैनिंग। और ये जो ये वाइसरॉय थे, ये आप सीधा कह सकते हो कि जो महारानी विक्टोरिया थी उनके चमचे थे। और अब एक क्वेश्चन है कि इसने जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने दोहरा शासन, द्वैध शासन खत्म कर दिया था। अभी आप क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि द्वैध शासन किस कानून के तहत आया था। अभी इस वीडियो में उसको डिस्कस किया है और जो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई थी अभी इस वीडियो में उसको क्लियर भी किया है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज़ कृपया करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए करिए। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, देखिए आप अगर आंसर करोगे तो आपको गूगल सर्च करना पड़ सकता है या आपको पुराने नोट्स रिवाइज करने पड़ सकते हैं। तो एक तो चीज़ आपने आज पढ़ ली, अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगी, तो 2 बार आपकी चीज़ हो गई। अब आप नेक्स्ट टाइम जब वीडियो को रिवाइज करेंगे तो 3-4 बार आप वो चीज़ पढ़ लेंगे तो याद तो रहनी है। यही याद होता है, कोई अलग तरीका नहीं होता है याद करने का। कुछ थोड़ी ट्रिक्स बनाते हैं, चीज़ों को रिलेट करते हैं, ये स्किल होता है, हर कोई सीख सकता है याद करना। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप अपने आप को कम मत समझिएगा, ईजिली आप याद कर सकते हो। और इसने एक जो नया पद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव को बनाया। और जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो थे लॉर्ड स्टैनली। कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। मेरे साथ बोलिए कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। और ये 15 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई गई और ये इनको सलाह करेगी कि भाई आपको काम कैसे करना है, थोड़ा हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। तो अब जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम को। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम किसके बाद में आया? 1857 की क्रांति के बाद में। और इसे अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, सारी जो पावर्स थी वो ब्रिटिश राजशाही को दे दी गई और भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया। और दोहरा प्रशासन का आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप बताएंगे। और एक नया पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव। और आप यहाँ पे याद रखिए, राज्य का मतलब यूपी, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान से नहीं है। राज्य का मतलब इधर है देश से।
आपको पॉलिटी पढ़ते टाइम ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस संदर्भ में जो शब्द है वो यूज़ हो रहा है, आपको उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने महसूस कर लिया कि भाई भारत में अगर हम भारतीयों को नहीं पूछेंगे, अब खाली लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें थोड़ा और दिखाना पड़ेगा कि हम आपके बारे में चिंता करते हैं, केयर करते हैं, दिखावा करना पड़ेगा। तो इसलिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके इन्होंने भारतीयों के सहयोग लेने के लिए 3 अधिनियम पास किए गए, 1861, 1892 और 1909। तो हम अब इन्हीं अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसके तहत कानून जो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसके तहत क्या था कि जो भारत के लोग थे उन्हें कानून में कि आओ भैया आप हमारे साथ में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो, कि ये भारत लोगों को दिखाएंगे कि देखिए भाई हमने तो आपके लोगों को रख लिया कि अब हम आपके लोगों से कानून बनवा रहे हैं, तो हम तो आपकी चिंता करते हैं। बट हमको पता है कि रियलिटी क्या थी, सब जानते थे उस टाइम पे, बट धीरे धीरे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उधर साइड बाय साइड लोग अपनी नई नई डिमांड रख रहे हैं भारतीय लोग कि हमें हमारा अधिकार दो। तो और 1862 में इसी कानून के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधानसभा क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कि लोग नियम बनाएंगे, विधानसभा। और मैं आपको ये हल्का सा विधानसभा के बारे में यहाँ पे बता दिया है, बाकी आगे इस पे पूरा चैप्टर है, आप चिंता मत करिए, डिटेल में आपको सारा बताया जाएगा। अभी तो यहाँ पे एक संविधान का इतिहास चल रहा है, तो इतिहास में जो जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक हम यहाँ पे लाएंगे। और मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है, जो 3 लोगों को भारतीय विधानसभा में नॉमिनेटेड किया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो आप भी बना सकते हैं। मैंने बनाई है, मेरे को ऐसी ठीक लगी, आपको जो अच्छी लगे आप बनाइए। तो जो ट्रिक है वो है कि मानिए जैसे हमको ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं, तो उसका क्या करवाते हैं, पट्टा। तो जो लॉर्ड कैनिंग है, मान लो कि उनकी मम्मी कह रही है कि कुछ दिन में पट्टा बनाओ, मतलब तुम भारत में रह रहे हो तो कुछ दिन में पट्टा बनाओ। तो कुछ का हो गया, कैसे हो गया, कैनिंग, दिन से दिनकर राव, और पट्टा से पटियाला, और बनाओ से बनारस के राजा। कुछ दिन में पट्टा बनाओ, बनारस के राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कि अब इस जो 1861 का कानून है, अब इसके तहत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। विकेंद्रीकरण क्या होता है, पहले तो आपको केंद्रीकरण पढ़ा है कि सारी शक्तियाँ इधर आके एक पॉइंट पे मिल रही हैं सारी शक्तियाँ, उसे तो कहा जाता है केंद्रीकरण। और अगर शक्तियों को पॉइंट से अलग अलग दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण किससे शुरू हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और जो चरम सीमा पे पहुंचा था वो पहुंचा था 1833 के चार्टर एक्ट से। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो पुरानी वीडियो देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। और जो इस विकेंद्रीकरण में मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसीज थी उनको उनकी शक्तियां वापस दे दी कि भाई तुम अपना लॉ बना लो। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर एक जगह इकट्ठी है, एक पॉइंट पे है, उन्हें धीरे धीरे लोगों में बांटना। ठीक है, और यहाँ पे इसी का लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में भारत के लिए पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी थी। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि अपने मंत्रियों को डिपार्टमेंट के हिसाब से काम देना। जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा के लिए एक अलग मंत्री बना दिया गया है, आप देखते होंगे, और बच्चों के लिए अलग है, और क्या कहते हैं पर्यावरण के लिए अलग है। तो इस हिसाब से जो पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ, मंत्रिमंडल की नींव रखी गई, वो इसी कानून से रखी गई। और आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे आए दिन कि वाइस रॉय ने अध्यादेश जारी किया है, गवर्नर ने अध्यादेश जारी किया है। ये कानून गवर्नर अध्यादेश जारी करके लाए हैं। तो जो आपातकाल है, इमरजेंसी की सिचुएशन में वाइस रॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। अध्यादेश को कहा जाता है ऑर्डिनेंस, और इस अध्यादेश की टाइम लिमिट थी 6 महीने। तो आइए अब जल्दी से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको कि 1861 के कानून के तहत भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिल गया कानून बनाने के लिए। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधानसभा में मनोनीत किया। वो 3 भारतीय कौन थे, दिन में पट्टा बनाओ, दिनकर राव, पटियाला महाराजा और बनारस। और लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरुआत करी थी, तो आप इस पट्टा से पोर्टफोलियो सिस्टम भी यहीं पे याद रख सकते हैं। और इससे विकेंद्रीकरण शुरू हुआ था। और
अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी आपातकाल में। अब नेक्स्ट आता है 1861 के बाद में, नेक्स्ट आता है अब इसके बाद में 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब भाई इंसान को अब ये दिखा रहे हैं कि हम आपका जो बजट, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को क्या रहता है, सबको रहता है कि लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है। तो अब ये भारतीयों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आपका बजट हम बताएंगे, आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। जो भारतीय उस टाइम पे विधानसभा में थे उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिल गया कि आप अपने बजट पे क्वेश्चन पूछिए, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब। तो लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हमें आपकी चिंता है, आपके बजट हम बता रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या है। बट पता ही है रियलिटी क्या थी। तो बजट को ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 से शुरू किया था। आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बजट किसने शुरुआत करी थी। अगर आपको नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप चाहते हो अभी जानना तो आप गूगल सर्च कर सकते हो। अब देखते हैं कि 1909 में, इस 1892 के बाद में, अब हाँ आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पे एक काम हुआ था 1885 में। अब आप बता सकते हैं वो क्या हुआ था, बताइएगा अगर याद कर पा रहे हैं तो। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में। जो उसके संस्थापक थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ए ओ ह्यूम थे। वो एक सिविल सर्वेंट थे और उन्होंने कांग्रेस को क्यों बनाया था ब्रिटिशर्स ने, कि ताकि वो भारतीयों को कंट्रोल कर सकें, बट हो गया उल्टा ही। और अब इसके बाद में आते हैं 1892 के बाद में आते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे कहा जाता है मोर्ले मिंटो सुधार। अब इसे मोर्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, देखिए सीधा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एग्जाम में आए कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड मिंटो, और राज्य सचिव कौन थे, लॉर्ड मोर्ले। अब आपको पता ही है ये सचिव और वाइसरॉय का पद किस कानून के तहत आया है, अभी बताया है, याद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारतीय कानून अधिनियम 1858। और इसे क्या कहा जाता है, मोर्ले मिंटो सुधार। और जो देखिए इसमें जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उन्हें जो ये वाइसरॉय हैं, इनकी जो कार्यपालिका में सदस्य बना दिया गया था और उन्हें लॉ मेंबर बनाया था, विधि सदस्य। जो विधि सदस्य, अभी हमने लॉ मेंबर का पिछले वीडियो में मैकॉले का पढ़ा था, लॉर्ड मैकॉले का, आप वो कनेक्ट कीजिएगा। नहीं कर पा रहे हो तो पुरानी वीडियो आपने अब तक देख ली होगी। और इसमें जो कार्यपालिका का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब क्या है, मैं आपको केंद्र का एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ अभी शॉर्ट में, आगे लेक्चर्स में कंप्लीट होगा ये। तो कार्यपालिका का मतलब है कि जैसे कि केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें आते हैं प्रेसिडेंट आ गए, एग्जाम्पल राष्ट्रपति हो गया, और प्राइम मिनिस्टर जी आ गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद, और IAS IPS आ गए। IAS IPS क्यों केंद्र की इस कार्यपालिका परिषद में आते हैं, क्योंकि IAS IPS जो जॉब होती है वो सेंटर की जॉब होती है और वो स्टेट में काम करते हैं। जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको केंद्र अपने राज्य में लागू करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें आपने सुना होगा कि फूट डालो शासन करो। तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने फूट डालना शुरू कर दिया, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। लोगों को किसी धर्म, समुदाय और किसी पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के होने की वजह से किसी चीज़ में रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रतिनिधित्व मिले, उसे बोलते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अभी आपको और एग्जाम्पल से समझ आएगा। इसका मतलब ये है कि मुस्लिमों के लिए जो ये प्रावधान किया गया है, इसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे ये कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे जो जितने भी लोग रहते हैं वो हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, बट इसमें जो भी मुस्लिम लोग होंगे सिर्फ वो ही इनको चुनाव कर सकते हैं, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है, इनका कोई कुछ नहीं सुना जाएगा। तो इसे कहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो हैं उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया।
फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब चलिए इसे रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी से। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को कि मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो थे इंग्लैंड में भारत के सचिव और ये थे वाइस रॉय। और सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा का आपको बता दिया, वो लॉ मेंबर बने थे कार्यपालिका परिषद में। अब आप इनको सत्येंद्र टैगोर के साथ में कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। वो पहले आईसीएस ऑफिसर थे, जो हमने भारतीय आईसीएस ऑफिसर थे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। और मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ये जब मैं जैसे अब रिवाइज करा रही हूँ, एक टॉपिक खत्म हुआ उसे हाथों हाथ आपको रिवाइज करा रही हूँ ना, तो आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ईयरफोन लगाइए, मेरे साथ बोलिएगा, अलग अकेले कमरे में जाके बैठ जाइएगा, कोई शर्म नहीं है बोलने में, ऐसे ही चीज़ें याद होंगी। बाकी तो और कोई तरीका, थोड़ा ट्रिक बना ली, थोड़ा चीज़ों को रिलेट कर लिया, यही याद करने का तरीका होता है। अब इसके बाद में चलते हैं, आगे आता है भारत शासन का अधिनियम 1919, जिसे कहा जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और उस टाइम पे चेम्सफोर्ड थे वाइस रॉय और मॉन्टेगू थे राज्य सचिव। तो सीधा क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, तो भारत के वाइस रॉय कौन थे? चेम्सफोर्ड हो जाएगा। और राज्य सचिव कौन थे? मॉन्टेग हो जाएगा। और जो भारत में विधानमंडल को इसके तहत 2 सदन का बना दिया। 2 सदन मतलब उच्च सदन, निम्न सदन। आप देख रहे हैं यहाँ से लोकसभा राज्यसभा की नींव रखी जाने लगी है। धीरे धीरे आपको कुछ चीज़ें जो हम आज अपने संविधान में, अपने राजनीति में, पॉलिटी में जो फॉलो करते हैं, वो आपको यहीं से आती हुई दिखाई देंगी। और अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को कैसे याद रखा जाए, मतलब आगे पीछे नाम हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 09, 0 छोटा होता है तो इसलिए मॉर्ले मिंटो, छोटे छोटे नाम है 2। और यहाँ पे है 1919, एक 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े नाम है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ठीक है। अब इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने अब और ही हद कर दी कि भाई और तोड़ो भारतीयों को। इतना तो अब आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया, अब और तोड़ो, और भी कोई धर्म बचा है तो उसे भी तोड़ो। इन्होंने सांप्रदायिक मतलब कम्युनल संप्रदाय के आधार पर सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियों को अलग निर्वाचन दे दिया। आपको समझा ही चुकी हूँ मैं पहले कि अलग निर्वाचन कैसे हुआ। और आपको अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इस टाइम पे जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, अब उसे खत्म कर दिया गया है कि अब उन्हें नॉमिनेटेड नहीं किया जाएगा। वो किस संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें खत्म किया गया है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको आंसर पता है तो। और जी हाँ, देखिए अब यहाँ पे जो अब इनके चुनाव का निर्वाचन शब्द यूज़ किया है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, लोग डायरेक्ट जाके वोट कर सकते हैं। इससे पहले लोग डायरेक्ट जाके वोट नहीं कर सकते थे। और इसमें लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो कि 1926 में सिविल सेवक थे, जो सिविल सर्वेंट्स थे, उनकी भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और ये किसके तहत किया गया था? 1919 भारतीय सरकार अधिनियम के तहत। और ये किसकी सिफारिश पे किया गया था? ली आयोग कमीशन की सिफारिश पे। और इसमें भारत में जो ये जो ली आयोग कमीशन है किसके लिए, मेरे साथ बोलिए, भारत में उच्च नागरिक सेवाओं के लिए। भारत में उच्च नागरिक सेवाओं के लिए बना कब था? 1923-24 में। बना किसके अंडर था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। आप ऐसे ही साथ साथ माइंड में रिवाइज कीजिएगा और बोलिएगा कुछ, तो बहुत इजीली आप याद कर पाओगे। और देखिए इसने एक वैधानिक आयोग का गठन किया था कि एक वैधानिक आयोग होगा, क्योंकि अब उनको डर लगने लगा था कि भाई इंडियंस को तो थोड़ा ना उन्हें ये बता के रखना पड़ेगा कि हम आपके लिए सोच रहे हैं, वरना तो ये भारतीय लोग तो और क्रांति कर देंगे 1857 की तरह। और उधर चल रहे हैं, महात्मा गांधी जी भारत आ चुके हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैधानिक आयोग था, ये 10 साल बाद इसे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसे रिपोर्ट देनी थी कि भारत में क्या चल रहा है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप और क्या दे सकते हो उन्हें, मतलब कि आप उन्हें और क्या लॉलीपॉप दे के थमा के उन्हें चुप करा सकते हो। बट ऐसा तो था नहीं भाई, लोग तो पागल नहीं है, अब तो लोगों का गुस्सा निकलेगा ही, अब आज़ादी तो मिलेगी अब। और इसमें जो क्या था, पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग किया गया। ये क्या है? विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। दोनों को, बजट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार था, वो कब मिला था? 1926 में। कब मिला था? 1926 में। और आप देखेंगे कि जो भारत है, वो जो पश्चिमी देश अमेरिका,
वगैरह से आगे क्यों है, मतलब महिलाओं के मामले में भारत को उस टाइम आज़ादी के तुरंत बाद भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिल गया था। और जो अमेरिका में जो वोट देने का अधिकार मिला था वो मिला था 1920 में। कब मिला था? 1920 में। और अब मतलब आपको लग रहा होगा कि ये तो भारत से पहले, पर भारत से पहले नहीं है, क्योंकि भारत ये अमेरिका में जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र आया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस सन में आया था, बट मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। 1870 के लास्ट के करीब में आया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम बाद उन्हें महिलाओं को उन्होंने अपने संविधान में संशोधन करके, जो उन्होंने 19वां संविधान में संशोधन किया था अमेरिका ने, अपने वहाँ की महिलाओं को मत का अधिकार देने के लिए। और इन्होंने क्या किया था, प्रांतों में अभी जो हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन्होंने प्रांतों में डायआर्की द्वैध शासन लाए थे। अब आपको ये द्वैध शासन, पिट्स इंडिया वाले द्वैध शासन से कंफ्यूज नहीं करना है। आपके माइंड में कंफ्यूजन आ गया होगा, अच्छी बात है, आप ऐसा कंफ्यूजन सोच रहे हो, क्यों नहीं करना है। देखिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी हो जाने चाहिए। डायआर्की, इस जो प्रांतों में जो इस वाले कानून के तहत जो द्वैध शासन आया है उसे बोलते हैं इंग्लिश में डायआर्की। तो आप ऐसे इंग्लिश वर्ड देख लिया कीजिए थोड़ा पेपर में, अगर ऐसा कोई आप डाउट होता है तो। और इस डायआर्की में क्या था, जो सब्जेक्ट थे, जो विषय थे जिन पर कानून बना सकते थे, उनको दो भागों में तोड़ दिया। एक था हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक था आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट। तो जो ये हस्तांतरित विषय था, इसमें जो गवर्नर थे उस टाइम के, उनको मंत्रियों की सहायता लेते थे, और जो उन्हें अपने विधान परिषद में आंसर देना होता था, उत्तरदायी देना होता था कि मतलब उन्होंने काम किया कैसे, क्यों किया, तो जवाबदेही बनती थी। बट जो ये आरक्षित विषय थे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, उन्होंने मतलब अपनी मंत्री मर्जी से अपने लिए रिजर्व कर लिया, उनका जो मन करे वो करें, इन पे उन्हें कोई जवाबदेही नहीं देनी, किसी के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो जो ये इस प्रकार का शासन बना है, इसे कहा जाता है द्वैध शासन, डायआर्की। आपको इसको जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, उसके साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। और देखिए, मैं बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ कि आप ताकि पुराना याद कर सकें। और देखिए, इसमें क्या था, काउंसिल। अब ये आप बार बार सुने होंगे, काउंसिल हो गया, कमीशन हो गया, कमेटी हो गई। तो काउंसिल आती है, काउंसिल में जो लोग होते हैं वो होते हैं निर्वाचित। काउंसिल मतलब परिषद, आपने सुना होगा मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सामान्य तौर मतलब वो निर्वाचित होकर जाते हैं। तो सामान्य तौर पे जो काउंसिल और परिषद में लोग होते हैं वो होते हैं निर्वाचित। और एक आती है कमेटी। कमेटी जो होती है एक विशेष कार्य के लिए बनती है, जैसे कि आप मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय अगर आपका बनाता है बजट, तो बजट में उन्हें सारे जो भारत में भाग हैं, सारे जो लोग हैं, सबको देखना है, स्टूडेंट्स का हमारा देखना है, किसानों का देखना है। तो हर काम के लिए वो कमेटी बना देते हैं कि भाई ये हो गई स्टूडेंट की, तो ये खाली शिक्षा से संबंधित देखेगी। ये बना दी महिलाओं के लिए, ये खाली महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित देखेगी। तो जो उनको एक विशेष काम दे दिया जाता है उसे कहते हैं कमेटी। और एक आता है कमीशन, आपने सुना होगा प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो ये योजना आयोग क्या था, अब तो जो खत्म कर दिया गया है, नीति आयोग आ गया है। ये सब हम पढ़ेंगे कि नीति आयोग कैसे आया है, योजना आयोग को कैसे खत्म किया गया, ये सब पॉलिटी का पार्ट है, आगे लेक्चर में पढ़ा जाएगा। और कमीशन का मतलब क्या होता है, उसे वो बहुत सारे काम देख सकता है कि उसने देख लिया पढ़ाई से संबंधित, गरीबी से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित सारे काम देख सकता है जो कमीशन होता है। उस पर कोई एक बाउंडेशन नहीं होती कि तुम ये फिक्स ही काम देखोगे। अब जैसे कि आपका एक करंट अफेयर और जीके का क्वेश्चन बता देती हूँ। एक सरकारिया कमीशन आपने सुना होगा। सरकारिया कमीशन जो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के बारे में आया था कि उसे सरकारिया कमीशन नहीं, सरकारिया कमीशन था वो सेंटर स्टेट के रिलेशन, जो केंद्रीय और राज्य के संबंध हैं उनको बताने के लिए उन्हें हर तौर से उन्हें पढ़ना, उन्हें एनालाइज करना था कि केंद्र और राज्य के जो रिलेशन हैं वो किस प्रकार हैं, उनमें किस प्रकार से बढ़ावा किया जा सकता है, किस प्रकार से उन्हें बेहतर और अच्छा बनाया जा सकता है। तो सरकारिया कमीशन राज्य और केंद्र के रिलेशन के लिए, सरकारिया कमीशन राज्य और केंद्र के सुधार के लिए। तो देखिए, अब ये वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो सकती है, अगर पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट वीडियो में कल कंप्लीट कराई जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कल कंप्लीट कराए जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आज करा दूँ और थोड़ा जो बचेगा वो कल करा दूँ।
ठीक है। अब जो कल वाली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आज की वीडियो से भी होंगे, कल की वीडियो से, जो कल पहला लेक्चर है उसकी वीडियो से भी होंगे, और जो आने वाले कल में जो लेक्चर होगा उसकी वीडियो से भी होंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा और आज की वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। और साइमन कमीशन, अब हमने यहाँ पे अभी देखा है, इसे और रिवाइज कर लेते हैं, फिर साइमन कमीशन पढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। विधानमंडल को इसने द्विसंसदीय बना दिया, प्रत्यक्ष इलेक्शन ले आए, निर्वाचन और लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया, और वैधानिक आयोग का गठन। जो ये वैधानिक आयोग है, मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन, यही साइमन कमीशन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो साइमन कमीशन आयोग मैंने बता दिया, कमीशन का मतलब अभी आपको बताया है कि बहुत सारे विषयों पे काम करेगा। और जो ये सरकार ने इसको बनाया था कि भारत में आप देखिए शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, अलग अलग कि प्रांतों के साथ में क्या किया जा सकता है, लोगों के साथ में क्या बात करी जा सकती है, कांग्रेस के साथ में क्या बात करी जा सकती है, आप हमें अपने सुझाव दीजिएगा। और देखिए उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी, भारतीय लोग इतिहास साइड में इतिहास चल रहा है कि भारतीय लोग इतना संघर्ष कर रहे थे कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हम नहीं मानेंगे अब आज़ादी लिए बिना। तो उन्हें ये निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व बनाना पड़ गया था, 1927 में। आना इसके 2 वर्ष बाद था। तो जो इस कमीशन के जो नेतृत्व कौन थे, जो हेड थे, सर जॉन साइमन। और जो इनके जो कितने मेंबर थे इसमें, 7 मेंबर। कितने सदस्य थे? 7 मेंबर। और ये जो आयोग था, ये कमीशन था, इसके जो सारे सदस्य थे वो थे ब्रिटिशर्स, मतलब तो सबने इसका बहिष्कार कर दिया। और आपने सुना होगा कि साइमन गो बैक के नारे इन्हीं को काला झंडा दिखा के, ब्लैक फ्लैग दिखा के इन्हीं को नारे दिए गए थे। तो देखिए साइमन कमीशन ने अब अपने प्रस्ताव दिए थे, और प्रपोजल्स और उनको विचार करने के लिए तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें भारतीयों को बुलाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो अलग अलग समुदायों को, दलितों को और प्रांतों को जो भी रिप्रेजेंट करते थे उनको बुलाया था कि आप आइए और हमारे साथ में बात करिए। तो ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, अगर आपको तारीख पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कब हुए हैं, वरना कल वीडियो में इसका आंसर मैं आपको दूंगी। और जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उसको कहा जाता है संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि ये कह रहे हैं कि हम आपके देश में संवैधानिक सुधार लाना चाहते हैं। साइमन कमीशन, एक तो नारे देख लिए उन्होंने, नारे सुन लिए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, काले झंडे देख लिए, और ऊपर से कह रहे हैं कि हम आपके देश में संवैधानिक सुधार लाना चाहते हैं। अब इसके बाद में आता है सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। और जो ये कब दिया था? 1932 में। कब दिया था? 1932 में। और उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे रैमजे मैकडोनल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनल्ड। आप 1-2 बार बोलिए, सांप्रदायिक अवार्ड 1932, रैमजे मैकडोनल्ड, 1932 रैमजे मैकडोनल्ड। इसके लिए क्या था कि अब तक तो आप ये जो ब्रिटिशर्स थे भारतीयों को धर्म के आधार पे बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सबको बांट दिया। अब क्या बचा है कि अब एक जो हिंदू धर्म है उसको भी तोड़ने की इन्होंने सोच ली, कि जो दलित हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट है, कि अब हम उनको भी कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, कि वो अलग तरीके से, जैसे पहले मुस्लिमों के बारे में पढ़ चुके हैं, सिखों के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से जो दलित हैं उनके लिए ये दिया जाएगा। बट क्या था, महात्मा गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में अनशन किया था। किसके लिए किया था? पूना की यरवदा जेल में अनशन किया था। और इस अनशन के बाद में कांग्रेस नेता और दलितों के बीच में समझौता हुआ था, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। तो सीधा क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अनशन क्यों किया था? बताइए, अनशन क्यों किया था? क्योंकि सांप्रदायिक अवार्ड के सुधार करा सकें। क्योंकि जो धर्म है, अब आप एक धर्म में भी लोगों को तोड़ रहे हो, कितना फूट डालो शासन करोगे भाई। तो इस हिसाब से कांग्रेस नेता और दलितों के बीच में जो समझौता हुआ था उसे कहा जाता है पूना पैक्ट। और जो क्या कहते हैं, जो इस टाइम पे जो हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को एक ही बनाए रखा, मतलब हिंदुओं में नहीं तोड़ने दिया उन्होंने, बट जो हिंदुओं में सीट रिजर्व कर ली गई, स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट रिजर्व कर दी गई कि आप लड़िए, हिंदुओं के अंदर ही लड़िए, आपके लिए कुछ सीट रिजर्व हो जाएंगी, आप उस सीटों पर चुनाव लड़िए, बट आपको वोट सभी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कोई भी हो, आपको वोट वो कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद में हमने 1919 का पढ़ लिया, अब और हमने ये पूना पैक्ट पढ़ लिया, सांप्रदायिक अवार्ड पढ़ लिया, साइमन कमीशन पढ़ लिया। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे ही महत्वपूर्ण है। भारत का जो संविधान है बहुत सारे हिस्से इससे लिए गए हैं, और ये हम जो संविधान के स्रोत हैं, जो संविधान कहाँ से लिया गया है, ये सारा हम उसमें देखेंगे। और इसमें थी 321 धाराएं, सेक्शंस, और 10 थी अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 थी अनुसूचियाँ। जो धारा किसे कहा जाता है? किसी को ऐसे पार्ट में बांटना कि इस वाले पार्ट में ये हो गया। और अनुसूचियाँ किसे कहा जाता है? कि देखो किसी को ऐसे टेबल बना दी और इसमें ये बता दिया कि इस जो पहली वाली टेबल में इतने पार्ट से इतने पार्ट तक है, दूसरी वाली टेबल में इतने पार्ट से इतने पार्ट तक है। तो इस हिसाब से इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ थी। और इसने क्या किया था? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी, ऑल इंडिया फेडरेशन की। इसमें क्या था? ये बट ये कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई, क्योंकि इसके लिए इनको ज़रूरत थी राज्यों की, रियासतों की। बट रियासतों ने मना कर दिया। रियासतों को लगा कि भाई ये तो हमारी शायद ऐसे अपने साथ में मिला के जो हमारे पास में बची कुची जो थोड़ी शक्तियाँ रह गई हैं, कहीं ये हमसे उसको ना छीन लें। तो इसलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना में इन्हें 3 सूची में बांटा गया: संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो संघीय सूची थी इसमें कानून बना सकता था केंद्र, राज्य सूची में राज्य कानून बना सकते थे, और जो रियासतें थी वो कानून बना सकते थे। समवर्ती सूची में कौन कानून बना सकते थे? दोनों मिलकर कानून बना सकते थे, केंद्र भी और राज्य भी। तो ये देखिए, आप ये याद रखिए कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने आइटम थे संघीय सूची में? 59, 54, 36, 59, 54, 36। और इस टाइम पे जो वोट का अधिकार था लगभग भारत में 10% लोगों को मिल चुका था। पहले वोट का अधिकार और कम लोगों का था, बट अब अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 10 लोगों को उनके एजुकेशन के आधार पर, टैक्स देने के आधार पर, अलग अलग उन्होंने अपने जो क्राइटेरिया हैं वो बनाए थे, और उनके आधार पर कि भाई आओ और हमें वोट दे लो। और इससे संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में। और जी देखिए 1937 में जो यूपी में इलेक्शंस हुए थे, यूपी का उस टाइम पे जो नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे गोविंद पंत, और जो कि इंडिपेंडेंट आज़ाद भारत में यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ये मदन मोहन मालवीय जी के पक्के चेले थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी के पक्के चेले थे। अब यहाँ तक देख लेते क्या क्या पढ़ा है जल्दी से। भारत शासन अधिनियम में क्या पढ़ा है? 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं, और ऑल इंडिया फेडरेशन है जो कि कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि जो रियासतें थी वो डर गई थी कि हमारी भाई पावर ना छीन लें। और 3 सूची हैं इसमें, और मताधिकार 10% लोगों को दे दिया गया है। संघीय न्यायालय बना दिया गया है, और 1937 में गोविंद पंत जी यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री जी बन चुके हैं। अब 1935 का ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था पहले, आप बताएंगे कौन से एक्ट में पढ़ा था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन आया था, डायआर्की आई थी प्रांत में, राज्यों में जो डायआर्की आई थी, द्वैध शासन आया था, उसे प्रांतों से तो हटा दिया बट उसे केंद्र में ले आए। मतलब प्रांत ये हो गए, केंद्र ये हो गया। जैसे प्रांत हो गया यूपी हरियाणा, केंद्र हो गया जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, और यहाँ पे जो दूसरी गवर्नमेंट है। तो जो ये डायआर्की थी, द्वैध शासन था, ये पहले यहाँ पे था, अब इसे यहाँ से तो हटा दिया गया इस कानून के तहत, इसे यहाँ पे केंद्र में ला दिया गया। आ गया होगा समझ, आपसे आशा करती हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये द्वैध शासन आया किस कानून के तहत था? डायआर्की, जिसमें कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे और रिजर्व सब्जेक्ट थे, आरक्षित सब्जेक्ट वो वाला है ये। आप देखिए और बताइएगा। और देखिए इसमें क्या था? दलित जातियों को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार कर दिया। मतलब अब तो हद ही हो गई। अब दलित जातियों को, महिलाओं को, मजदूरों को, सबको तोड़ने में लगे हुए हैं कि हर वर्ग को तोड़ो, हर वर्ग को तोड़ो, जितना तोड़ सकते भाई तोड़ लो, उतना जितना शासन आप बस की है लोगों को पागल बनाना, बना लो। सबसे इम्पोर्टेंट, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। किस कानून के तहत हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय कानून अधिनियम 1935। और देखिए इसमें म्यांमार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के तहत, कानून के तहत। म्यांमार जिसका पुराना नाम था बर्मा, उसे भारत से अलग कर दिया गया। और जो इस अधिनियम को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है, क्यों? क्योंकि जो ये अधिनियम है इससे बहुत सारे पार्ट
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। तो देखिए जल्दी से आज देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है क्राउन रूल में पढ़ा है कि कैसे 1857 की क्रांति हुई, 1858 का अच्छा बनाने वाला कानून उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिखाई, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते और सुधार आए और वो हमने सारे पढ़े हैं। अब मैंने जैसा कि आपको आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में सुझाव के लिए खुला है, और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो पिछली लेक्चर से कुछ इस लेक्चर में इम्प्रूवमेंट किया होगा। अगर किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़, और आंसर ज़रूर दीजिएगा। जितना कमेंट सेक्शन में पढ़ाई से रिलेटेड आप बोलेंगे उतना ही अच्छा लगेगा और उतनी ही मैं मोटिवेट होंगी कि आपके लिए थोड़ी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो जी 2 वोकैब आपके लिए ये हैं। एक है पेट्रिकॉर। देखिए पेट्रिकॉर का मतलब होता है सौंधी खुशबू। जब पहली बारिश होती है और जब उसकी बूंदें जो मिट्टी पे पड़ती हैं, जो उससे खुशबू आती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, उसे बोलते हैं पेट्रिकॉर। पहली बारिश की जो सुगंध मिट्टी पे आती है, मिट्टी की जो सुगंध होती है, उसे बोलते हैं पेट्रिकॉर। और एक दूसरा वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है धृष्टता, मतलब बदतमीजी से किसी से कुछ कहना। तो देखिए आपकी मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि उसकी धृष्टता कैसे हो गई मेरे को ये बोलने के लिए, उसकी ऑडेसिटी मेरे को ऐसा बोलने की कैसी हो गई। तो और आप इंग्लिश में मैं आपको यूज़ करके दिखा सकती हूँ कि आई कुड नॉट बिलीव देयर ऑडेसिटी, मतलब मेरे को उनकी धृष्टता पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने ये हालत कैसे कर दी, ये कैसे बोल दिया। तो आप इस तरह इन शब्द को वाक्यों में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो A4 साइज शीट या किसी कॉपी के पीछे पेज पे ये वर्ड्स को लिख सकते हैं और आपके एग्जाम में काम आए तो बहुत अच्छी बात है। और धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और जो बचा हुआ पार्ट है अभी इसको हमें भारत को आज़ादी दिलानी है और जो कमेटीज़ थी कुछ वो देखना है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और जो ये वीडियो की PDF है आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार विद अंकित में मिल जाएगी।